हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नर्सरी डिजीज़ और उनके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो फिजियोलॉजिकल और एबायोटिक कॉजेज़ की वजह से डिजीज़ क्रिएट होती हैं उनको भी हम यहाँ देखेंगे। और ये लेक्चर नंबर 43 है हमारा इस सीरीज में। और इन सीरीज के थ्रू हम फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीएससी के द्वारा जो एसीएफ आरएफएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसके लिए हम यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट थर्ड में आज हम नर्सरी डिजीज़ और उसका मैनेजमेंट, इसके साथ ही फिजियोलॉजिकल और एबायोटिक कॉजेज़ की वजह से जो डिजीज़ क्रिएट होती हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नर्सरी डिजीज़ और मैनेजमेंट। यहाँ पे नर्सरीज़ के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और जो पेस्ट और डिजीज़ होते हैं जो नर्सरी में यहाँ कोज होते हैं उनको भी हमने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था। जब हमने यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे थे तब यहाँ पे देख सकते हैं आप मेजर पेस्ट एंड डिजीज़ इन प्लांटेशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 8 में। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल मेजर्स देखे थे हमने, इसके लिए हमने यहाँ नर्सरी पेस्ट और डिजीज़ को देखा था और फॉरेस्ट नर्सरीज़ को भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, इसके टाइप वगैरह। अब हम एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं यहाँ पे जिससे हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। डिजीज़ के बारे में हमने देखा फॉरेस्ट पैथोलॉजी में कि अगर हमें डिजीज़ के बारे में जानकारी होगी तो हम आवश्यक कंट्रोल मेजर्स उठा पाएंगे और इससे जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें हम उचित जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्राप्त कर पाएंगे और यहाँ पे जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की दिशा में कदम उठा पाएंगे। जो डिजीज़ होती हैं वो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती हैं। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर किस तरीके से कि जो नर्सरीज़ में फॉरेस्ट सीडलिंग प्रिपेयर की जाती है, सीडलिंग और सैपलिंग्स, तो वहाँ पे डिजीज़ अगर क्रिएट हो जाएगी तो जो सीडलिंग हैं वो यहाँ पे किल हो जाएंगी, यानी प्लांटेशन के लिए हमें जो सीडलिंग और सैपलिंग रिक्वायर्ड हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इस कारण जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको नुकसान पहुँचेगा। डिजीज़ हैं वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करती हैं यहाँ पे नर्सरीज़ में। और नर्सरीज़ में जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पे कई बार आइडियल होती हैं जो पैथोजन हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं उनकी वृद्धि के लिए। इस वजह से हमें नर्सरी डिजीज़ के बारे में जानना बहुत आवश्यक है ताकि हम उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आवश्यक कदम उठाएं। जो मैनेजमेंट प्रोसीजर होता है फॉरेस्ट नर्सरीज़ में वो लगभग सिमिलर होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में यहाँ पे जो मेजर लिए जाते हैं उनके। एग्रीकल्चरल सिस्टम में यहाँ पे जो केमिकल और नॉन केमिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं वही मेथड फॉरेस्ट नर्सरीज़ में यूज़ किए जाते हैं सिमिलर पैथोजन्स के लिए। इस तरीके से हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा यहाँ पे। अब हम ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स का। सबसे पहले है कल्चरल मेथड। इन मेथड्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में एंड आज भी हम इन्हें डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। जो कल्चरल मेथड होता है उसमें यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि जिस सोर्स की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी जो डिजीज़ है वो क्रिएट हो रही है जिस सोर्स की वजह से, उस सोर्स को ही यहाँ पे हटा दिया जाता है जिससे कि यहाँ पे जो कंट्रोल मेजर है वो लिए जा सकें। डिजीज़ प्रिवेंशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी डिजीज़। इसमें इनोक्यूलम जो होता है
उसको रिड्यूस किया जाता है। इनोक्यूलम से यहाँ हमारा मेन है कि जो सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे डिजीज़ कोज हो रही है उसको कहते हैं इनोकुलम। सो यहाँ पे इनोकुलम को रिड्यूस किया जाता है ताकि जो डिजीज़ स्प्रेड है वो ना हो पाए। कल्चरल मेथड में काफ़ी सैनिटरी प्रैक्टिस यूज़ में ली जाती हैं। यहाँ पे इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। इसके बाद है बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल मेथड है ये काफ़ी यहाँ पे बेनिफिशियल मेथड है। इसमें नेचुरल तरीके से डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई पेस्ट और डिज़ीज़ यहाँ पे है तो उसका जो नेचुरल एनिमी है वो यहाँ पे एंटर करवाया जाता है और नेचुरल तरीके से कोशिश की जाती है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की। इन्वायरमेंटली ये काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारा मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि इसको लास्ट रिजोर्ट के रूप में यूज़ में लेते हैं यहाँ पे, कि जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो तब हम केमिकल मेथड को यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंजाई के लिए पर्टिकुलर फंजाइसाइड का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू देखा कंट्रोल मेथड्स का। अब यहाँ पे कुछ पैथोजेंस के नेम दिए गए हैं, इसके साथ ही टाइप ऑफ डिजीज़ दिए गए हैं कि इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए ये पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पैथोजेंस को याद रखना हमें आवश्यक नहीं, और ये डिजीज़ है इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे हमारे लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट पैथोजन के नेम होंगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम उनको वहाँ पे देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्सरी डिजीज़ मैनेजमेंट। यहाँ पे नर्सरीज़ में जो डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं कई बार पैथोजन को यहाँ पे स्प्रेड होने के लिए। अगर हम प्रिवेंट नहीं करेंगे नर्सरीज़ को डिजीज़ यहाँ पे तो फिर काफ़ी कम टाइम में काफ़ी डैमेज पहुँचेगा जो प्लांटेशन यहाँ है। सीडलिंग और सैपलिंग है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी या फिर वो असमय ही यहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी। इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके से कंट्रोल मेजर लिए जाते हैं। हमने देखा कि कल्चरल मेथड लेते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड या फिर केमिकल कंट्रोल मेथड और सिल्वीकल्चरल मेथड को यूज़ करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड को तो लास्ट में यूज़ करते हैं जब अदर ऑप्शन ना बचे तब। ये एक लास्ट इम्प्लीमेंटेड मैनेजमेंट अप्रोच होती है। अब हम मैनेजमेंट के लिए जो मेथड्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कल्चरल कंट्रोल। सैनिटेशन यहाँ पे कल्चरल कंट्रोल का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सैनिटेशन में क्या किया जाता है यहाँ पे कि कई जो पैथोजेंस हैं वो यहाँ पे सैप्रोफाइटिकली रहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पे ये रहते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। अगर हम सैनिटेशन के थ्रू ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको रिमूव कर दें तो पैथोजन के यहाँ पे जो पैदा होते हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे और इस वजह से जो डिजीज़ कोज होती हैं उनके भी चांसेस यहाँ पे घट जाएंगे। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर within greenhouses that may harbor pathogen is very important in reducing disease losses। इसके बाद है कि पैथोजन फ्री जो सीड्स हैं उनको यूज़ किया जाए। पैथोजन फ्री सीड्स को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डिजीज़ कोज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इरिगेशन, यानी जो सिंचाई की जाती है
वो यहाँ पे मॉर्निंग में की जाए ताकि जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा ना हो और पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन ना बन पाए। एंड जो एयर सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एयर सर्कुलेशन अगर प्रॉपरली होगा तो यहाँ पे मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं उत्पन्न होगा, सो पैथोजन के पैदा होने के चांसेस कम होंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो डिजीज़ हैं उनको कम करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन है उसको अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए यंग और सकलेंट सीडलिंग्स पे, क्योंकि जो डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम है उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें नाइट्रोजन का यूज़ यहाँ नहीं करना चाहिए फर्टिलाइज़र के तौर पे। इसके साथ ही जो सीडलिंग्स हैं जो डिजीज़ के सिम्टम जिनमें हैं उनको पहले ही हटा लेना चाहिए। सो ऑल सीडलिंग्स विद डिजीज सिम्टम्स शुड बी कल्ड ड्यूरिंग द पैकिंग प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है। यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स का अल्टरनेटिव है ये, यानी केमिकल पेस्टिसाइड के विकल्प के तौर पे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को यूज़ किया जाता है। ये फंजाई और बैक्टीरिया से बने होते हैं। पेस्ट और डिजीज़ जो होती हैं उनके नेचुरल एनिमी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है और नेचुरली कोशिश की जाती है डिजीज़ को कंट्रोल करने की। जो बायो कंट्रोल फॉर्मुलेशन है इनको ग्रोइंग साइकिल के अर्ली स्टेज में यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई अदर अल्टरनेटिव ना बचे। सर्टेन केमिकल्स हैं वो सर्टेन पैथोजेंस के लिए ही इफ़ेक्टिव होते हैं। यहाँ पे केमिकल्स को जो अप्लाई किया जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसको तरीके से पालन किया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे जो कि है डिजीज़ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एंड एबायोटिक कॉजेज़। जो एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ कोज होती हैं उनको हम देखेंगे। इससे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। जो नॉन लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम का वो कहलाता है एबायोटिक फैक्टर। जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर वगैरह ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं और इनकी वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं प्लांट्स में। हम देखेंगे एक एक करके यहाँ पे। फर्स्ट है सोइल के बारे में। सबसे पहले है सोइल। सोइल स्ट्रक्चर के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे सोइल स्ट्रक्चर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि सोइल की जो एबिलिटी है वाटर को होल्ड करने की। सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो यहाँ पे कॉम्पैक्शन का इश्यू होता है, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट पोर स्पेस अवेलेबल होता है यहाँ पे रूट ग्रोथ के लिए, यानी जो पोर स्पेस यहाँ पे रूट ग्रोथ के लिए होना चाहिए वो अपर्याप्त मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके बाद है सोइल पीएच। यहाँ पे सोइल पीएच या मेजर करती है H+ आयन एक्टिविटी को सोइल सॉल्यूशन में। जो नॉर्मल मीन होता है पीएच का वही यहाँ पे मीन है कि अगर H+ जो एक्टिविटी है उसका अमाउंट अगर हाई होगा यहाँ पे तो जो सोइल है वो एसिडिक नेचर शो करेगी, और अगर लो है यहाँ पे H+ आयन यानी कि OH- जो आयन है उनका प्रीडोमिनेंस है तो जो सोइल है वो एल्कलाइन टाइप की सोइल होगी। पर्टिकुलर यहाँ पे प्लांट्स को रिक्वायर होती है एसिडिक या एल्कलाइन सोइल। इस तरीके से जो सोइल है वो भी प्रभावित करती है प्लांट की ग्रोथ को। और अगर यहाँ पे सही जो सोइल है वो अवेलेबल ना हो प्लांट्स को तो यहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे वाटर के बारे में। अगर जो वाटर की वजह से जो सोइल मॉइस्चर है
वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे रूट्स को वो कम हो जाती है। और ऑक्सीजन है वो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अपटेक ऑफ वाटर इनटू रूट्स। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो कम हो तो जो ड्रोट की सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। जो लो वाटर स्टेटस है वो भी यहाँ पे प्लांट्स के लिए यहाँ पे डेंजरस है। और इसके साथ ही अगर सोइल मॉइस्चर एक्सेस में होगा तो भी यहाँ पे ये डेट्रीमेंटल है प्लांट्स के लिए। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरीके से प्रभावित करता है यहाँ पे। अगर टेम्परेचर हाई या फिर लो टेम्परेचर होगा तो ये डेंजरस है प्लांट्स के लिए। काफ़ी सारी इंजरी कोज होती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से एंड लो टेम्परेचर की वजह से भी। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि बार्क स्क्रोचिंग की प्रॉब्लम एंड बेंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम के बारे में। अगर सन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो प्लांट्स में बार्क स्क्रोचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से जो केमिकल टॉक्सिसिटी होती है उससे यहाँ पे नुकसान पहुँचता है, जैसे कि ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्लांट्स को काफ़ी जो इंजरी है वो कोज करती हैं। एंड अब हम देखेंगे स्टॉर्म की वजह से डैमेज। जो स्टॉर्म होते हैं वो हाई विंड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड हैवी स्नो और आइस लोड्स की वजह से यहाँ पे प्लांट्स में लिम्ब ब्रेकेज की यहाँ पे देखने को मिलता है लिम्ब ब्रेकेज। इसके साथ ही यहाँ पे मेजर लिम्ब ब्रेक और फॉल देखने को मिलता है काफ़ी सारी स्पीसीज में, क्योंकि जो स्टॉर्म में थिक कोटिंग हो जाती है आइस की ट्रीज़ पे और ये आइस का वेट ये सहन नहीं कर पाते हैं। लिम्ब ब्रेकेज की प्रॉब्लम यहाँ सामने आती है। इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि काफ़ी सारे एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो डिजीज़ कोज होते हैं यहाँ पे, यानी जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं और नर्सरी डिजीज़ और उनके मैनेजमेंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।